हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, और जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस, चैप्टर 7 यानी कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं। लास्ट वीडियो हो जाएगी हमारी अभी। और दोस्तों, एक चीज़ और कि यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप चाहें कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसा ही अगर आप टेलीग्राम पेज मेरा ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे भी आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 जो कि है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। तो अभी ये 5वां पार्ट है। तो गाइस, अगर आपको इस बुक में जो सिलेबस है ना, सिलेबस देखना है तो आप जो है ना, हर चैप्टर का जब मेरा पहला पार्ट चलता है ना तो मैं सिलेबस बता देती हूँ, दिखा देती हूँ मतलब। ठीक है, बाकी पार्ट्स में नहीं, पहले पार्ट में, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो वो आप देख सकते हैं। और जो नए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को घटना चक्र की वीडियोस देखनी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, क्योंकि आर ओ के एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा ना, घटना चक्र बहुत ही बेहतरीन बुक है, पढ़ सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि अगर आप लोगों को ये है कि मैम एक बुक बताइए जिसके अलावा मुझे दूसरी बुक परचेज़ ना करनी पड़े जल्दी, तो मुझे लगता है दृष्टि की जो क्विक बुक है वो बेहतरीन बुक है। और अगर आप घटना चक्र से पढ़ना चाहते हैं तो वो बेहतरीन बुक है। अगर आप प्री निकालना चाहते हैं कोई भी एग्ज़ाम का, आराम से निकलेगा। ठीक है, तो मतलब मेरी तरफ से जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको बता दी। चलिए, अभी हम लोग चैप्टर कर रहे थे अपना 7 चैप्टर फंडामेंटल राइट्स। जितना हमने कर लिया था उससे आगे की हम यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, अगर आप नए हैं, पसंद आए तो बिल्कुल करिएगा। तो देखिए, हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, 12 से 35 तक है। ठीक है, अभी हम पहुंच गए 29-30 पे। तो 29-30 जो है फंडामेंटल राइट क्या कहता है, ये कहता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपके। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसमें 29 में 2 खंड है, एक है 1 और एक है 2। ठीक है, तो देखिए 29 में क्या है, इसमें लिखा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो तादाद में कम है। ठीक है, 29(1) क्या कहता है, कहता है कि मतलब देखिए, ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है आर्टिकल 29 और 30 में। ठीक है, चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं। हर बार यही देखा, इस बार भी यही देखेंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमने कर लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि सिर्फ 2 हैं, 29 और 30। ठीक है, यही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। 29(1) क्या कहता है, 29 मतलब अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, संरक्षण यानी कि उनके हितों को बचाओ, जो भी है। तो 29(1) भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसे बचाए रखने का अधिकार। सपोज कि भारत में 100 लोग हैं, 100 लोगों में से मैक्सिमम मान लेते हैं मेजॉरिटी है, 10 लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी अलग भाषा है, अपनी अलग लिपि है, अपनी अलग संस्कृति है। तो हम उन 10 लोगों की ये जो लिपि, भाषा, संस्कृति, उन 10 लोगों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, उसको बचाए रखने का अधिकार, मतलब उन्हें अपने इन सब चीज़ों को या खुद को बचाए रखने का अधिकार। ठीक है, उन 10 लोगों को, माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यकों को। अब 29(2) क्या कहता है, राज्य द्वारा पोषित, राजनिधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, इसमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यानी इसने कहा एक स्कूल है, ठीक है, और ये राज्य द्वारा पोषित यानी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त यानी कि पैसा जो है उसको सरकार से मिल रहा है। तो भैया ऐसे स्कूल में ना आप भेदभाव नहीं कर सकते। किस आधार पर, धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के, भाषा, इसमें से किसी भी आधार पे आप किसी भी व्यक्ति, बच्चे को ना वंचित नहीं कर सकते। ये बात कही 29। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है संस्कृति जीवन पद्धति है। इसमें लोक नृत्य, गायन, चित्रकला, त्योहार आदि सम्मिलित है। यानी कि इसने कहा संस्कृति का संरक्षण ना, तो संस्कृति में क्या क्या चीज़ें आ गई, लोक नृत्य आ गए, सॉरी, लोक नृत्य है, गायन है, चित्रकला है, त्योहार, ये सारे किसी एक विशिष्ट समूह है सपोज, तो उनके अपने कुछ त्योहार हो सकते हैं, उनकी अपनी चित्रकला, गायन, लोक नृत्य हो सकते हैं, तो उसके संरक्षण की हम यहाँ बात करते हैं। तो 29 हम 2 हैं इसमें, 29 और 30 है, तो 29 हम कर चुके हैं। अब 30 देखिए क्या है, 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। हमने कहा कि 100 लोग भारत में रह रहे हैं, जिसमें से 10 लोग ऐसे हैं अल्पसंख्यक है। ठीक है, बाकी हम कहते हैं माइनॉरिटी, ये मेजॉरिटी,
सॉरी, बाकी हम कहते हैं 90 लोग मेजॉरिटी में है और ये 10 लोग माइनॉरिटी में है, यानी काफ़ी कम है। तो भैया इनको ना शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का, उसके प्रशासन का अपना अधिकार हो सकता है, ठीक है, मतलब दिया जाता है, ये इनका मूल अधिकार है, ठीक है। तो 30 में भी देखिए क्या क्या है, 31 का और 32, ये 3 खंड आ गए। तो देखिए इसमें लिखा है धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार है। मतलब इसने कहा कि कोई अल्पसंख्यक है, चाहे धर्म से अल्पसंख्यक हो सकता है या फिर जैसे हम कहते हैं पारसी बहुत कम है भारत में, ठीक है, तो धर्म से अल्पसंख्यक हो गए, या हम कह देते हैं भाषा, तो मे भी उनकी अगर कोई भाषा या कोई एक विशिष्ट भाषा वाला कोई एक समूह है, अल्पसंख्यक है, ठीक है, वो तो इन पर आधारित तो ये जो मतलब धर्म या भाषा पर आधारित जो अल्पसंख्यक है वो अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकता है, उसका अपना प्रशासन देख सकता है। मतलब जो भी वो स्कूल खोलेगा, शिक्षण संस्थान खोलेगा, उसका प्रशासन वो खुद देख सकता है, ठीक है, ये उसको अधिकार है। अब देखिए यहाँ पे एक लिखा है ये 31 का, अब इसमें लिखा है 44वां संविधान संशोधन कब जोड़ा, मतलब कब आया था, 1978। उसमें ना ये वाला जो खंड है ना, इसको जोड़ा गया है, आर्टिकल 30 में 31 का जोड़ा गया है, ठीक है। कब जोड़ा गया है ये भी देख लीजिए, 44वें संविधान संशोधन में, ठीक है। अब इसमें क्या कहा, इसने कहा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए विधि बनाते समय राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए विधि द्वारा नियत रकम या मुआवजा इतना होना चाहिए जिससे इस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निराकृत और निर्बंधित ना हो। मतलब इसने कहा कि अगर कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, उसकी जो संपत्ति है उसको अनिवार्य अर्जन करना है, तो मतलब अर्जन मतलब कि सपोज सरकार को लेना है, अर्जन करना है, तो उसके लिए क्या है, उसे बनाते समय सरकार यानी कि राज्य को ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए जो विधि है यानी कि नियम द्वारा नियम नहीं, कानून द्वारा नियत रकम या मुआवजा इतना होना चाहिए। मतलब अगर आप उनसे कोई संपत्ति लेते हैं तो आप उन्हें इतना पैसा दे दें, मतलब कम नहीं, इतना, मतलब जो सफिशिएंट हो, इतना पैसा दें जिससे इस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित ना हो। मतलब जो अधिकार है, प्रत्याभूत अधिकार है, वो निर्बंधित ना हो, इतना पैसा आप दे दें। चलो अब यहाँ पे लिखा है 32 में क्या लिखा है, इसने लिखा है शिक्षा संस्थानों की सहायता देने में राज्य किसी धर्म भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब इसने ये बोला कि कोई सपोज शिक्षण संस्थान है, स्कूल है सपोज, तो राज्य यानी कि सरकार मान लो, तो सरकार किसी धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म भाषा आधारित जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके प्रबंधन के आधार पर ये क्या करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। कौन, राज्य नहीं करेगा ऐसा, ठीक है, मतलब सरकार नहीं करेगी। चलो अब इसमें लिखा है TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटका राज्य, ये एक केस आया था 2002 का है, ठीक है। इस मामले में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान के लिए 2 आधार बताए गए। क्या, एक है राष्ट्रीय, एक हो गया प्रांतीय, 2 आधार बताए गए, राष्ट्रीय और प्रांतीय, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे नोट में देखिए, इसने कहा कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। मतलब अगर क्वेश्चन आता है क्या अल्पसंख्यक वर्ग संविधान में कहीं परिभाषित है, तो नहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन जम्मू कश्मीर पर, अब देखिए गाइस, अब देखिए आप कहें भारत, तो भारत में आप कहें कि मेजॉरिटी में कौन है, हिंदू है, ठीक है। चलो हमने मान लिया कि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, लेकिन में देखिए जम्मू कश्मीर आता है, पंजाब आता है, नागालैंड है, मेघालय है, मिज़ोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, लक्षद्वीप में हिंदू क्या है, अल्पसंख्यक है, यानी कि माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि यहाँ पे हिंदू आपको कम मिलेंगे, ठीक है। अब हमने कर लिया, देखिए क्या कर लिया हमने, आर्टिकल ये वाले दोनों कर लिए, यानी कि 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हमने देख लिए। अब देखिए 20 और 30 के बाद आता है वैसे तो 31, ठीक है। अब 31 की कहानी देखिए, 31 हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हालांकि संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है संपत्ति का जो अधिकार है ना, जब संविधान बनता है तो ये मूल अधिकार था आपका, यानी कि फंडामेंटल राइट था। लेकिन
अभी जो ये अधिकार है ना, वो 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, ठीक है। इसके द्वारा ये मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और आर्टिकल, आपके जो संविधान है उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया जो कि है 300 का। इसके तहत अब ये क्या हो गया, ये एक आपका कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है। मतलब अब ये फंडामेंटल राइट ना होके क्या है, आपका एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। चलो इतनी सी बात थी, यानी कि अभी ये फंडामेंटल राइट है नहीं, इसलिए इसके बारे में यहाँ कोई बात हमने करी ही नहीं। बस अब आते हैं आर्टिकल 32 में, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद ना भी हो पाए तो याद करिए, कैसे भी करिए बट करिए, रट लीजिए, ठीक है। अब इसमें लिखा है इस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल का महत्व इसलिए अधिक है, क्योंकि इसके द्वारा संविधान का जो भाग 3 है ना, जिसमें हम मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं, उसमें दिए गए जो मूल अधिकार है ना, उसका प्रवर्तन होता है और मूल अधिकार का व्यवहारिक प्रयोग संभव हो पाता है। मतलब अगर ये ना रहे ना, तो ये मूल अधिकार भी बर्बाद है, बेकार है, ठीक है। साथ ही उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है इसके द्वारा। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप कहाँ पहुँच सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी ये आपके मूल अधिकारों का बचाव करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना ना संविधान निरर्थक यानी कि बेकार है, मैं इसके यानी कि ये जो आर्टिकल 32 है ना, इसके सिवाय किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। मतलब मैं कहता हूँ, ये भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 32 है। इस संविधान की ये आत्मा है, इस संविधान का ये हृदय है। चलो अब देखिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट किसी व्यक्ति के मूल अधिकार के उल्लंघन पर 5 प्रकार की क्या करता है, रिट जारी करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 आर्टिकल देखें हमारे पास एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे और अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो 226 के तहत आप जाएंगे। लेकिन कब, जब आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तब। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, सब कुछ मामला देख के इनके पास 5 तरह की रिट होती हैं जो ये जारी करते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं, 5 तरह की रिट जारी करते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं। अब इसमें लिखा है आर्टिकल 32(2) में रिट क्या है। अब ये देखिए रिटों की चर्चा की गई है आर्टिकल 32(2) में। अब रिट देखते हैं क्या है। देखिए 5 तरह के रिट हैं, उसमें से एक कौन सा है ना, एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा कौन सा है, परमादेश। तीसरा कौन सा है, प्रतिषेध। चौथा कौन सा है, उत्प्रेषण, ठीक है। आइए एक और भी है, अधिकार प्रश्य। मतलब ये 5 रिट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कैसे भी याद करें, याद करना है, चाहे रट लो, ठीक है। तो सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है ना, न्यायालय बंदी करता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह उक्त व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। मतलब ये है, सपोज कि हम कहते हैं ये दोषी है, ये पुलिस वाला है, इस पुलिस वाले ने इसको पकड़ लिया। अब न्यायालय कहता है कि भैया इस बंदे को किसी भी तरह 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण में, ठीक है। जिससे न्यायालय बंदीकरण के आधार पर विचार कर सके और यदि बंदीकरण विधि यानी कि कानून सम्मत ना हो, यानी कि अगर कानून के हिसाब से नहीं है अगर आपका ये बंदीकरण यानी कि जो हमने पकड़ रखा है, तो बंदी को क्या करिए, मुक्त कर दीजिए भैया। ये ऐसा न्यायालय आदेश दे देगा कि हाँ लगता है इसने गलती करी है, पकड़े रखो, नहीं करिए भैया छोड़ दो, ठीक है। अब इसने कहा बंदी प्रत्यक्षीकरण में आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव निहित है, ठीक है। अच्छा इसमें लिखा है ये लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी। मतलब ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये किसके विरुद्ध है, ये किसके विरुद्ध है, लोक अधिकारी यानी जो पब्लिक सेक्टर के लोग होंगे, गवर्नमेंट अधिकारी, या फिर निजी व्यक्ति कोई है, उसके विरुद्ध आपका ये जो रिट है ना जारी होगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय के सामने जो है ना प्रस्तुत करना है। अदरवाइज अगर इनकी गलती नहीं लगती तो छोड़ दो। दूसरा कौन सा, दूसरा क्या है, परमादेश। परमादेश में क्या होता है, हाँ गाइस एक और चीज़, जैसे ना इसने लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें लिखा है हैबियस कॉर्पस। तो गाइस आपको अगर ये पढ़ना है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ये पढ़ा है ना तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। कई बार
ये जो है हैबियस कॉर्पस ऐसे कर हैबियस कॉर्पस ऐसे करके लिखा आ जाता है। तो आप कहोगे यार ये क्या चीज़ है, क्यों? क्योंकि हमने ये नहीं पढ़ी थी। देखो मैं हर जगह नहीं कहती, जहाँ है क्वेश्चंस आ चुके हैं वहाँ की मैं बात करती हूँ कि इसी को ना ये देवनागरी लिपि में लिख के दे देंगे आपके सामने। अब अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, आपने बंदी प्रत्यक्षीकरण करा है, तो आप फालतू में एक नंबर जो है ना गवा के आ जाएंगे। ठीक है, बस इसलिए मैंने बता दिया कि आपको इस चीज़ में भी ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे है परमादेश यानी कि मेंडेमस, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मेंडेमस ऐसे हिंदी में लिख के दे देंगे, मतलब देवनागरी लिपि में लिख के दे देंगे, आप क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए परमादेश में क्या है, ये रिट न्यायालय के विवेकाधीन है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है कि न्यायालय किसी लोक अधिकारी यानी कि कोई सरकारी अधिकारी है, लोक अधिकारी, न्यायालय किसी लोक अधिकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु बाध्य है और उस कार्य को करने से उसने इनकार कर दिया हो। ठीक है, मतलब ये एक बंदी है, बंदी नहीं है, ये एक सरकारी अधिकारी है, इसको पता है कि मुझे ये वाला काम करना है ABC। तो भैया न्यायालय से कहेगा भैया आप ये काम करिए क्योंकि बाध्यकारी है आप पे, आप इसी काम के लिए अपॉइंट किए गए हैं ABC। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, आप इसे करने से इनकार नहीं कर सकते, आप ये काम करिए। परमादेश में यानी कि न्यायालय क्या कर रहा है ना, इनको आदेश दे रहा है भैया करो। ठीक है, इसने कहा राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध लागू नहीं होगा। ये देखिए सरकारी अधिकारी तो बोला, इसने कहा राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध आप ये परमादेश नहीं ला सकता, न्यायालय नहीं ला सकता। ठीक है, राष्ट्रपति और ये राज्यपाल अगर अपना काम नहीं भी कर रहे ना, तो आप ना नहीं भी कर रहे हैं तो आप इनके खिलाफ तो नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसने कहा दो व्यक्तियों के मध्य संविदात्मक संबंध हो तो ऐसी स्थिति में कार्य करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए बेकार की बात। अब इसमें लिखा है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन में क्या होता है, तीसरा रेट जो न्यायालय जारी कर सकता है अगर कोई बंदा आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है और आप न्यायालय जाते हैं। तो देखिए ये किसी भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था, न्यायिक संस्था जो पूरी तरह से न्याय वाली बातें करता है, अर्ध न्यायिक यानी थोड़ा बहुत न्यायालय का काम कर लेता है। ठीक है, संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है, यानी ये किसके विरुद्ध जारी हो रहा है, न्यायिक या अर्ध न्यायिक ट्रिब्यूनल मान लीजिए, तो इन संस्थाओं के विरुद्ध जारी हो सकता है क्या, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ठीक है, इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकता है। सपोज इसका काम है, न्यायिक या अर्ध न्यायिक कोई संस्था है, इसका काम है कि भैया आप 2 साल से ज़्यादा की सज़ा किसी को नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसा लिखा है सपोज, ये जस्ट मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। और कोई भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था है, इसने क्या करा, किसी को सजा दे दी 4 साल की, तो यानी कि ये अपने जो क्षेत्राधिकार है ना उससे बाहर निकल के काम कर रहा है, या इसने मृत्युदंड दे दिया तो ये अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकल के काम कर रहा है। तो बस इसने यही कहा कि इनसे कहेगा न्यायालय कि भैया अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के काम नहीं करना है। ठीक है, इस रिट का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिकता का अतिक्रमण करने से रोकना। यानी कि कोई अधीनस्थ न्यायालय है, न्यायालय के नीचे कोई काम करने वाला न्यायालय है, उसको जो भी उसका अधिकार है उससे आगे बढ़कर उसका अतिक्रमण नहीं करना है। ठीक है, अच्छा अब इसने लिखा है विधायिका कार्यपालिका किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ होगा इस रिट का, सिर्फ न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध, विधायिका के विरुद्ध नहीं होगा, कार्यपालिका किसी निजी व्यक्ति यानी आप हम जैसे मान लें निजी संस्था, कोई कंपनी, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी हो, इन सब के खिलाफ आप नहीं जा सकते इस रिट के, मतलब सुप्रीम कोर्ट इनके लिए जो ये रिट जारी नहीं होगी। उत्प्रेषण, इसमें लिखा है कि ये किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को अपनी अधिकारिकता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के आदेश से जारी किया जाता है। देखिए ऊपर वाले में भी कुछ कहानी यही है। ठीक है, प्रतिषेध में और उत्प्रेषण में भी सेम बात कर रहा है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें किसी कोई वरिष्ठ न्यायालय होगा वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को रोक सकता है। ठीक है, कोई वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ यानी उसके नीचे काम करने वाले न्यायालय को अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई काम कर रहा है तो उसको रोक सकता है। देखिए प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में अंतर क्या है, फिर वही वाली बात, ये देखिए ऊपर वाला प्रतिषेध था, ये दूसरा वाला उत्प्रेषण, इनमें अंतर। प्रतिषेध यानी कि जो पहला वाला था, ठीक है, तो प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही हो। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रिट
कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। मतलब प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध में कब होगा? प्रतिषेध कब जारी होगी? जब कार्रवाई चल रही हो, कार्रवाई को रोकना हो तो प्रतिषेध पे आ जाइए। ठीक है। उत्प्रेषण, कार्रवाई समाप्त हो गई है, निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से आप उत्प्रेषण ले आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है अधिकार प्रश्न। इसका अर्थ मतलब आपका क्या प्राधिकार है, इसका मतलब है। ठीक है। देखिए, अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी होगा। मतलब इसने कहा कोई सार्वजनिक पद है, कोई एक गवर्नमेंट का कोई एक पोस्ट है मान लेते हैं, ठीक है, उस पर एक बंदा आके बैठ गया है, लेकिन वो कैसे बैठा है? अवैधानिक रूप से, मतलब झूठ बोलकर, गलत डॉक्यूमेंट्स देकर। तो भैया इसके विरुद्ध आप जो है ना अधिकार प्रश्न ला सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि रिट जारी करने के अधिकार के तहत दो शब्द प्रमुख हो जाते हैं। क्या? प्रथम लोकहितवाद, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक चीज। दूसरा है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, दो चीजें आ जाए। देखिए, लोकहितवाद यानी कि जनहित याचिका की अगर हम बात करें, और दूसरा है न्यायिक सक्रियता। ये दोनों चीज़ क्या होती है? तो देखिए PIL क्या होता है? देखिए, ये एक याचिका है, ठीक है। इसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति या फिर संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। ठीक है। जनहित याचिका इस प्रणाली ने भारत में पूर्व प्रचलित लोकस स्टैंडी, केवल प्रभावित व्यक्ति ही न्याय पाने के अधिकार हेतु अपील कर सकता है, को बदल दिया है। अभी हम समझेंगे क्या है। ठीक है। अब स्वतः संज्ञान के माध्यम से भी न्यायालय से भी कार्रवाई की जा सकती है। मतलब स्वतः संज्ञान के माध्यम से मतलब न्यायालय द्वारा मीडिया रिपोर्ट या फिर सोशल साइट्स आदि। देखिए समझिए, देखिए एक ना विक्टिम है, एक मतलब क्या बोलते हैं, विक्टिम का मतलब क्या होता है? जो परेशान है व्यक्ति, भैया इसको क्या था, इस एक मिनट मुझे पढ़ने दीजिए। व्यक्ति ही, हाँ, प्रभावित व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रभावित है यानी परेशान है, ये पहले ये होता था कि यही व्यक्ति खुद से न्यायालय जाएगा, अपने आप के लिए, मतलब खुद के लिए खुद ही न्यायालय जाएगा, फिर ही इसकी प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा। लेकिन अभी क्या होता है ना, PIL में याचिका दायर करी जाती है। मतलब ये व्यक्ति अगर परेशान है ना किसी वजह से, तो इस व्यक्ति के बिहाफ पर दूसरा व्यक्ति न्यायालय जा सकता है, या कोई संस्था इस व्यक्ति के बिहाफ पर जो है न्यायालय जा सकती है न्याय की गुहार लगाने। ठीक है, ये बोला। पहले वो खुद से जाएगा, अगर आप पीड़ित हैं आप खुद जाइए। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप पीड़ित हैं तो मैं आपके बिहाफ पे जा सकती हूँ। ठीक है, एक चीज़ ये बोल दी। दूसरा इसने कहा कि जो न्यायालय, अब क्या है ना कि अगर ना सपोज न्यायालय बैठ के ना मीडिया रिपोर्ट देख रहा है और उसे लगता है यार यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या सोशल साइट देख रहा है और उसे लगता है यार यहाँ पे ना लोग बहुत परेशान हैं, तो न्यायालय खुद भी मीडिया रिपोर्ट के बिहाफ पे, सोशल साइट्स के बिहाफ पे उनके लिए केस चला सकता है। ठीक है, जो लोग परेशान हैं। ठीक है। अब देखिए न्यायिक सक्रियता, ये तो हम वैसे भी पढ़ चुके हैं, नहीं ये नहीं पढ़ सकते, न्यायिक पुनरावलोकन पढ़ा था हम लोगों ने। न्यायिक सक्रियता में क्या होता है? जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्य में दखल देता है। यानी कि देखिए क्या होता है ना, भारत में 3 अंग हैं शासन के, एक हो गया आपका न्यायपालिका, एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका। भैया इन तीनों की अपनी अपनी शक्तियाँ, अपने अपने काम है, एक दूसरे की शक्ति एक दूसरे के कार्य में ये तीनों दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन न्यायालय कभी कभी ऐसा कर जाता है। ठीक है, मतलब जो उसकी अपनी न्यायिक भूमिका है उसका अतिक्रमण करके विधायिका और कार्यपालिका के कार्य में दखल दे देता है, जब उसको ऐसा लगता है तो। ठीक है, मान लेते हैं कि एक, जैसे मैं सिंपल सा एक वो देती हूँ एग्जांपल। सपोज हम लोग रह रहे हैं दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, और दिल्ली की जो सरकार है ना, विधायिका है, सरकार जो भी गवर्नमेंट है, कुछ नहीं कर रही है। अब यहाँ पे जब कुछ नहीं कर रही है तो लग रहा है यार इंसान परेशान है, आदमी परेशान है दिल्ली में, तो न्यायालय कूदेगा बीच में। न्यायालय कहेगा भैया ये तुम्हारा काम है कि इसके लिए कोई काम करो, कानून बनाए, कार्यपालिका का काम है, देखिए किस तरह से करना है सारी चीज़ें। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं कोई आपको आदेश दे देता हूँ कि ये करना है ज़रूरी है। तो ये होता है न्यायिक सक्रियता। जो काम विधायिका और कार्यपालिका का था वो न्यायालय बीच में आके करने लगता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चुप बैठे हैं। ठीक है, जो काम इनका है ये कर नहीं रहे हैं, तो न्यायालय बीच में कूद पड़ेगा।
भारत में न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जन्मदाता, मतलब जो जनहित याचिका पहले नहीं थी PIL, ये इनके बाद आई, ठीक है। इन्होंने बड़ी मेहनत करी इसके लिए, PN भगवती। तो आप कहें कि जनहित याचिका का भारत में जनक कौन है, तो ये है PN भगवती, ठीक है। जनहित याचिका यही वाली बात हो गई कि जो अगर मैं पीड़ित हूँ तो मैं अगर न्यायालय नहीं जा पा रही हूँ तो भैया मेरे बिहाफ पे आप चले जाइए। अगर आप जा सकते हैं, आपको इसकी जानकारी है तो आप जाइए। चलिए, यहाँ पे लिखा है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के अधिकार में अंतर देखिए। मतलब देखिए रिट ना, जो ये रिट हमने 5 पढ़ी थी अभी, तो उच्चतम न्यायालय भी जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन कुछ अंतर तो होगा ही। देखिए अंतर क्या है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 32 के तहत आप जाइए, और अगर आपको उच्च न्यायालय जाना है तो आर्टिकल 226 के तहत जाइए, एक बात। दूसरा, उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार के रिट जारी करता है केवल मूल अधिकार के उल्लंघन पर। यानी कि ये कब रिट जारी करता है, जब सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, और 5 तरह की ये रिट जारी करता है, अभी हमने पढ़ी थी। लेकिन उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो गाइस, ये मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों पर भी अगर उल्लंघन हो रहा है तो भी ये 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। यानी इसमें अधिकार किसका ज़्यादा, काम कौन ज़्यादा कर रहा है, उच्च न्यायालय ज़्यादा करे। ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए कर रहा है, ये फंडामेंटल राइट्स के लिए भी कर रहा है और अन्य मामले के लिए भी ये काम कर रहा है। क्या कर रहा है, रिट जारी कर रहा है 5 तरह की। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। यदि मांग उचित हो तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने हेतु बाध्य है। मांग अगर उचित है तो भैया उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने के लिए क्या हो गया, बाध्य। ये बाध्य नहीं है, मतलब हाई कोर्ट जो है ना बाध्य नहीं है, अन्य कोई उपाय उपचार सुझा सकता है। मतलब ये कह सकता है इसका कोई अल्टरनेटिव तरीका देख लो भैया, ठीक है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। मतलब हमने यही तो कहा था कि कोई वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जो है ना उत्प्रेषण रिट ला सकता है। तो वही वाली बात की, ये हो गया वरिष्ठ न्यायालय, ये हो गया अधीनस्थ न्यायालय, तो ये जो है ना इसके विरुद्ध जो है उत्प्रेषण रिट ला सकता है। लेकिन हाई कोर्ट को उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। मतलब हाई कोर्ट जो है उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध कोई रिट नहीं ला सकता, ठीक है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध ला सकता है रिट। कौन सी रिट, उत्प्रेषण रिट। चलिए मूल अधिकारों के से संबंधित अन्य उपबंध भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। देखिए हमने कहा था मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। तो अभी हमने 32 तक पढ़ लिया। ये जो हमने देखा था रेट वाला सारा 32 में था, ठीक है। अब 33 आ जाते हैं। तो 33 में क्या लिखा है कि संसद को ये शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल जो 33 है ये संसद को एक शक्ति प्रदान करता है, क्या, कि वह जो सशस्त्र बल है, खुफिया एजेंसी है, अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। मतलब इसने कहा कि वैसे तो आपके पास अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन यदि आप सशक्त बल में हैं, किसी खुफिया एजेंसी में हैं या अन्य पे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनके फंडामेंटल राइट को टाटा कह सकता है, कहता है कि भैया आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्यों, कब, इसका उद्देश्य क्या है, ऐसा क्यों करता है। हाँ, तो इसका मुख्य उद्देश्य इसके समुचित कार्य करना, अनुशासन बनाए रखना। मतलब आप समझ लीजिए कि आप ना सपोज आप किसी फोर्स में है, ठीक है, और आप पूरे दिन पता है क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं। भैया क्यों, यहाँ पे क्या है, आप समुचित अपना कार्य नहीं कर पा रहे, अनुशासन नहीं बना पा रहे, आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आप फेसबुक चला रहे हैं। तो ये वैसे तो फिलहाल हमारा और आपका फंडामेंटल राइट है, हम चला सकते हैं, लेकिन उन पर ये प्रतिबंध लग सकता है कि भैया अपने इस फंडामेंटल राइट से दूर रहो, काम ठीक ठाक हो नहीं पा रहा है, ठीक है। बस ये जस्ट एक एग्जाम्पल था भाई। तो ऐसा होता भी है सोशल मीडिया पे, आपने ज़्यादा पुलिस वालों को नहीं देखा होगा। अब एक दो की आपने देख भी ली होगी अब सोशल मीडिया साइट, लेकिन मैक्सिमम ऐसा नहीं कर सकते। चलिए मैक्सिमम क्या कर ही नहीं सकते। मार्शल लॉ और मूल अधिकार क्या है, आर्टिकल 34 में आ जाते हैं। 33 के लिए 34। देखिए आर्टिकल 34 के अंतर्गत भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है, ठीक है, मार्शल लॉ, तो संसद को ये शक्ति है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। सपोज कि बहुत दंगे हो रहे हैं किसी शहर में और वहाँ पे क्या लग जाता है, कहाँ गया, सैन्य अधिनियम लग जाता है। अब भैया यहाँ पे क्या हो गया ना, तो यहाँ पे अब क्या है, मूल अधिकारों की छुट्टी,
प्रतिबंध लग गया। ये संसद को इस बात की शक्ति भी दे सकता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पहले हमने पढ़ा कि मार्शल लॉ लगने के बाद सब छुट्टी, मतलब अगर पुलिस सैन्य अधिकारी या सैनिक आपसे कहें कि भैया आपको ना घर में ही रहना है अगले 12 घंटे तक, तो आपको रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते ये मेरा मूल अधिकार है, मैं चाहूँ तो अपने घर से बाहर जा सकता हूँ, सब्जी खरीद सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। नहीं, जब ये होगा तो फंडामेंटल राइट टाटा कर दो। आर्टिकल 35 सबसे लास्ट वाला, इसके तहत संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति है, किंतु यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। मतलब जो आर्टिकल 35 के तहत क्या है, अधिकार मिला है, किसे? सिर्फ और सिर्फ संसद को मिला है, राज्य की विधानमंडल को कोई ऐसा अधिकार नहीं मिला। अधिकार क्या? कि मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए, कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसको मिली है? संसद को मिली है, ना कि विधानमंडल राज्य के। इस व्यवस्था के अंतर्गत आर्टिकल 16(3), 32(3), 33, 34 से संबंधित मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। सिर्फ किसको कानून बनाने का? संसद को, ना कि राज्य विधानसभा को। इसमें जो भी बातें आती हैं उसके तहत, उसके संबंधित अगर आप कोई कानून बनाना चाहते हैं, आप नहीं, सिर्फ संसद अगर कोई कानून बनाना चाहती है तो बना सकती है, ऐसा अधिकार है संसद को, आर्टिकल 35 देता है। ठीक है, चलो गाइस, ये वाली बात तो हो गई, कहानी खत्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। चलिए, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है। तो गाइस ये स्टार्ट करने से पहले एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अभी तक तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो गाइस, संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, ये आपका कानूनी अधिकार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। चलो, अरे कहाँ पहुँच गए? चलिए, तो इसमें लिखा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति से संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। तो ये गलत है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है आरटीआई अधिनियम के कैसे क्वेश्चन देखिए कहाँ का है। आईएएस में ऐसे होते हैं जो समझ में ना। तो आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चलिए, ये सही है। अब तीसरा है, इसमें भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। तो ये गलत है, इसमें सिर्फ एक सही है, दूसरा वाला सही है।